हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम अपने पुराने लेक्चर यूनिट एंड मेज़रमेंट के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लें पूरा, और उसके बाद आप सेकंड लेक्चर में आएँ। तो हम लोग आगे अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग को यूनिट एंड मेज़रमेंट में क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है हम लोग को टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, पिछले लेक्चर में आपको मैंने जो भी बताया था उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। पिछले चैप्टर में हम ये सीख चुके थे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, और इस चैप्टर में हमें देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने का काम आपके एसआई ने किया है। एसआई स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है जो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट को डिसाइड करता है। तो उसी ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू एसआई फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स। आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि अगर आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके 3 फॉर्म्स देख सकते हैं। पहला फॉर्म है आपका फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, P स्टैंड फॉर फिज़िकल एंड Q स्टैंड फॉर क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। सेकंड होते हैं आपके डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, और तीसरे होते हैं सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये 3 टाइप के फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनाए गए, और इन तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किसने डिसाइड किया है? आपके एसआई ने। एसआई स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है जिसने आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आप वन बाय वन इनको देखिए कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे एसआई ने डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन देखिएगा। द फिज़िकल quantities which do not require other physical quantities to define itself are known as fundamental फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एसआई वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हेल्प ना लेनी पड़े। यानी कि एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी जो खुद को डिफ़ाइन करने के लिए अकेला काफ़ी हो, उसे किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की नीड ना पड़े, ऐसे लोगों को या ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है आपका मास और दूसरा है आपका वेलोसिटी।
देखिए मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मास या तो आप केजी में डिफाइन करेंगे, या तो ग्राम में डिफाइन करेंगे, या फिर आप मिलीग्राम में कर सकते हैं, टन में कर सकते हैं, क्विंटल में कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ से कंफर्म है कि आप मास को डिफाइन करने के लिए कभी सेकंड की हेल्प नहीं मांगने वाले हैं, ना ही मास के किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप मीटर किलोमीटर की मदद मांगेंगे, और ना ही आपको हेल्प लगेगी डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन की कि आप उन लोग की हेल्प से आप मास को डिफाइन करने लगें। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम सभी जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें लेंथ के एक फॉर्म को टाइम से डिवाइड किया जाता है, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ी है। पहला लेंथ, यानी कि आप मीटर किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं, और टाइम सेकेंड किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लेंथ को मीटर में रखेंगे, टाइम को सेकेंड में रखेंगे, तो आपके वेलोसिटी का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको दो टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा है, यूज़ करना पड़ा है। पहला आपका लेंथ और दूसरा आपका टाइम। तो वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की क्या लेनी पड़ी है, मदद लेनी पड़ी है। तो यहाँ से आपको दोनों डेफिनेशंस समझ लेने चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प ना लेनी पड़े, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना। इनमें से किसी के भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए आपको दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम दो टाइप के या दो बार आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे आपके पास मास था और वेलोसिटी था, तो मास आपका फंडामेंटल हो गया, क्योंकि इसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और यूनिट सिस्टम का या और किसी क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है। जबकि वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड कहेंगे। ठीक, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग कैसी क्वांटिटीज़ मानते हैं, जो खुद में अकेले ही काफ़ी होते हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए, उन्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल यूनिट्स। एक बात याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी के यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि आप मास की बात कर लें तो मास के यूनिट क्या हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, ये सभी अपने आप में क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनको प्रॉपरली किसी को भी डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बात और समझिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए ग्राम की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन वो तो इसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि मैं तो कह रहा हूँ कि किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो किसी और से यहाँ मतलब ये नहीं है कि उसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी और पर्सन का आप हेल्प नहीं ले सकते हैं। हाँ, अनदर कोई फिजिकल क्वांटिटी इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे मास के किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ऐसे लोगों को यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मास के ही किसी यूनिट को आपस में इंटरचेंज करेंगे और उन्हीं को देखेंगे। तो जितने भी मास के यूनिट्स होंगे वो सब फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं। जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सभी के यूनिट्स क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एसआई ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया है। उन लोग को हम लोग लिखेंगे और उन्हें याद भी रखेंगे। तो आपके एसआई ने 7 लोगों को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी चूज़ किया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मास
जो कि आपका सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास को क्या माना गया है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इनके जितने भी यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो हम साथ साथ इनके यूनिट्स भी लिखते चलते हैं ताकि आप उन्हें याद कर पाएँ। तो फंडामेंटल यूनिट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले मास की हम बात करेंगे और मास के जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, आप कह सकते हैं कि टन हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, पाउंड हो सकता है, पाउंड के बाद स्लग हो सकता है, ETC। बहुत सारे मास के अलग अलग यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्योंकि ये किसके यूनिट हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास के यूनिट्स हैं। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए इसका हर यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड आपका लेंथ होता है। लेंथ सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया गया है और इसके जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। पहला आपका मीटर है, M स्टैंड फॉर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। फर्मी के बाद आपका लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर में ईयर लगा है तो कई लोग इसको टाइम का यूनिट समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक टाइप के लेंथ का यूनिट है। 1 लाइट ईयर जो होता है वो लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे कहा जाता है। यानी कि लाइट एक साल में जितना दूर निकल जाएगा एक प्लेस से लास्ट पॉइंट तक, एक साल में जितना दूर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है 1 लाइट ईयर। आप डिस्टेंस के उसमें इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज कर सकते हैं, A.U। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो ये सन से आपके अर्थ तक का मीन डिस्टेंस है। मीन डिस्टेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके सन के अगल बगल जो आपका अर्थ है वो पूरी तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं घूमता है बल्कि इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। तो पूरे एक साल में आपका अर्थ कभी तो सन के बहुत पास होता है और कभी क्या होता है? बहुत दूर होता है। तो हम उसका एक एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। उस एवरेज डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद आप लेंथ के और भी बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद तीसरा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज किया गया वो था आपका टाइम। टाइम जो होता है वो आपका थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो पक्की बात है इसके यूनिट्स भी क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। फंडामेंटल यूनिट में आपका टाइम का सबसे पहला यूनिट क्या है? सेकंड है, मिनट है, हार है, शेक है, ETC। और भी बहुत सारे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। और टाइम के बाद हम लोग अगले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर लें। तो चौथा जो आपका होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी आपके SI ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर कंसिडर किया है और टेम्परेचर के जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब क्या होंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। पांचवा जो आपका यूज किया गया है या पांचवा फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे माना गया है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एम्पियर। इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है एम्पियर। एम्पियर के बाद आप हो सकता है इसको मिली एम्पियर भी मेज़र कर लें।
और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके, इसे हम लगा सकते हैं। और छठवां जो आपका फिजिकल क्वांटिटी चुना गया फंडामेंटल, वो था आपका अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, और अमाउंट ऑफ मैटर को मेज़र किया जाता है मोल में। मोल और मिलीमोल, ये यूनिट्स हैं। और भी यूनिट्स आप बना सकते हैं इसके, ETCM लगा देते हैं। और जो सातवां फिजिकल क्वांटिटी चूज़ किया गया, सातवां फिजिकल क्वांटिटी था आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपका कैंडेला में मेजर किया जाता है, CD। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ चूज़ किए गए हैं, और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपको फंडामेंटल यूनिट्स लिखकर दिखाए गए हैं। सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास चुना गया है, उसके यूनिट्स वहाँ पर रखे हैं, वो सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास के। सेकंड आपका लेंथ है, थर्ड आपका टाइम है, फोर्थ आपका टेम्परेचर है, फिफ्थ आपका इलेक्ट्रिक करंट है, सिक्स्थ आपका अमाउंट ऑफ मैटर है, और सेवन्थ आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इतने ये 7 आप याद रखिएगा, इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कभी भी किसी दूसरे यूनिट का या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेते हैं अपने आप को डिफाइन कराने के लिए। आप साफ देख सकते हैं इसमें से मास के किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम किसी और यूनिट का यूज नहीं किए हैं, वो सब अपने आप में प्रॉपरली खुद को डिफाइन करने के लिए काफ़ी हैं। तो इस वजह से आप भी याद रखिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग सिर्फ प्रॉपरली उन्हीं के फॉर्म में डिफाइन करेंगे और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पॉज कर चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड फिजिकल क्वांटिटी या सेकंड टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सेकंड आपका टाइप जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो हैं आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ which required at least की बजाय आप ये कह सकते हैं which required 2 or more than 2 physical quantities to define itself are known as derived फिजिकल क्वांटिटीज़। उन्हें डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ टू डिफाइन इटसेल्फ आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनका अगर हमें यूज़ करना पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप जब भी डिफाइन करना चाहेंगे, उनको डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करना ही करना होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको किसको यूज़ करना पड़ता है, एक बार तो आप लेंथ के यूनिट का यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड, या कई लोग कहते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट आप ले सकते हैं क्या, किलोमीटर
पर हार भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो आपको एक बार लेंथ के यूनिट को यूज़ करना पड़ा है और एक बार किसके, टाइम के। तो क्या इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जा सकता है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है? तो जवाब है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपने 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के क्या यूज कर लिए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ कर लिया है। एक बात थोड़ा समझ लीजिए, जैसे एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल आपके मन में आ सकता है, एरिया का आप क्या कह सकते हैं, इसको फंडामेंटल कहा जाए या डिराइव कहा जाए, क्योंकि आपका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी आप मीटर किलोमीटर में ही मेजर करेंगे और ब्रेथ को भी मीटर या किलोमीटर में। तो एरिया का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर बनेगा। तो अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि इसमें तो सिर्फ लेंथ के ही यूनिट का यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, लेकिन हमें किसी और यूनिट सिस्टम में नहीं जाना पड़ा है। लेकिन देखिए, डिराइव का डेफिनेशन ये नहीं है कि आप एक या एक से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो अलग अलग हों या सेम हो। यहाँ सिंपल सा मीनिंग है कि आपको एक से ज़्यादा बार अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए, मतलब 2 रहें या 2 से ज़्यादा हों, तो उसको हम डिराइव्ड ही कहेंगे, भले वो एक ही यूनिट सिस्टम के क्यों ना यूज हो रहे हों। तो आपका एरिया भी डिराइव्ड में ही कैटेगराइज किया जाएगा। आप इसको फंडामेंटल मत समझिएगा। कुल मिलाकर आप अपने मन में फिक्स रखिए कि फंडामेंटल का मतलब होता है खुद अकेले एक बार डिफाइन हो जाए, उनको दोबारा रिपीट भी ना करना पड़े, उनको फंडामेंटल कहेंगे। जिनमें रिपीटेशन आ जाए वो क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे। आपको क्या याद रखना है, वो 7 को छोड़ दिया जाए, अगर उन 7 लोग को अगर आप याद रखें और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री में आपको याद रखने हैं। 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ को छोड़कर बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड ही होती हैं, फिर चाहे वो जो हो, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो किस तरीके से और डिराइव फॉर्म में बदले जाते हैं। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो आपको 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करवाएंगी। उनको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तीसरा आपको देखना है सप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरे टाइप के देख लें हम लोग, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को छोड़कर 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ और ऐसी होती हैं जिनको आप किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने यूज़ किए हैं उनमें से किसी के हेल्प से आप डिफ़ाइन नहीं करते हैं। यानी कि 2 और ऐसे लोग हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमें यूज नहीं करना पड़ता है। तो फिर इनको फंडामेंटल ही क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल में से किसी के भी यूज़ से नहीं बनाए जाते हैं, ये एकदम पूरे हटकर ही होते हैं, अलग ही होते हैं। जैसे आप अगर ध्यान दें तो आपको 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी और बाकी के डिराइव यूनिट्स जो रहेंगे वो उन्हीं 7 में से किसी न किसी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को यूज़ कर बनाए जा रहे होंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री जो रहता है उन 7 में से किसी के फॉर्म पर डिफाइन नहीं होता है, इनका अलग कैटेगरी होता है। आपको याद रखना है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एंगल, और एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं सप्लीमेंट्री फॉर्म में रेडियन या फिर डिग्री में। रेडियन या फिर डिग्री में। सेकंड, आपको दूसरा याद रखना है सॉलिड एंगल, और इसको मेज़र किया जाता है स्टेरेडियन में, st.रेडियन, स्टेरेडियन। तो ये 2 आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, और इनके यूनिट्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके किसने डिफाइन किए हैं, एसआई ने। एसआई का कहना था कि जितने भी फिजिक्स के स्टडी में आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करने वाले हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक आपके होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, दूसरे होते हैं आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और तीसरे होते हैं आपके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल्स को डिफाइन करने के लिए
किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प आपको नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन डिराइव को डिफाइन करने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करना ही होगा। तीसरे आपके होते हैं सप्लीमेंट्री, जिनको आप उन सातों में से किसी की भी हेल्प से डिफाइन नहीं करते हैं, और वो 2 होते हैं एंगल और आपके सॉलिड एंगल। ठीक, इन दोनों के एंगल्स को भी यूनिट्स को भी याद रखिएगा। रेडियन या डिग्री एंगल का होता है और सॉलिड एंगल का होता है आपका स्टेरेडियन। ठीक, तो ये तो हो गया आपके टाइप्स ऑफ यूनिट। आगे हम लोग को देखना है कि इन यूनिट सिस्टम्स को हम आपस में चेंज कैसे करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज होता है कि हम इन यूनिट सिस्टम्स को आपस में चेंज कर पाते हैं या नहीं, है ना। देखिए, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो है आपका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का एक एप्लीकेशन ये होता है कि आप एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा सिस्टम है कि आप 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ जब कर रहे होंगे तब वो अप्लाई करना ज़्यादा सही होता है। अगर आप सिंपली एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आप याद रखिए उनको, क्योंकि इससे आपके कैलकुलेशन थोड़े तेज होंगे और आपको हेल्प भी मिलेगी। डायमेंशनल फार्मूला में जब वो एप्लीकेशन आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराएंगे भी, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम आपस में इंटरचेंज कैसे करें। देखिए, एक बात और समझिए, एसआई ने हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के किसी एक ही फंडामेंटल यूनिट को मेन माना है। यहाँ मेन का मतलब क्या है? मेन का मतलब ये है कि मेज़रमेंट करने के लिए, अब जैसे आपको अगर छूट दे दिया जाए, मान लीजिए मैं कहूँ कि किलोग्राम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी सारी यूनिट्स क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो आप तो उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सभी फंडामेंटल हैं। आप ग्राम यूज कर सकते हैं, किलोग्राम यूज कर सकते हैं, मिलीग्राम यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी? मान लीजिए एक क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं और मैंने एक न्यूमेरिकल दिया और उसमें या प्रैक्टिकल करने को दिया, उन्होंने किसी एक बॉडी के मास को लिया है और उस बॉडी के मास को किसी एक लड़के ने ग्राम में मेज़र कर लिया, किसी ने मिलीग्राम में मेज़र कर लिया, किसी ने उसको मेज़र कर लिया किसमें, मान लीजिए किलोग्राम में, किसी ने उसको माइक्रोग्राम में मेज़र कर लिया है। तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से क्या करते चले जाएंगे, मेज़र करते चले जाएंगे, उसको अलग तरीके से डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। तो अब एक दिक्कत की बात आपके सामने आएगी कि टीचर को एक ही प्रैक्टिकल के आंसर को चेक करने के लिए कई सारे आंसर्स चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सभी को स्ट्रिक्टली ये बताया जाए कि नहीं, आज के बाद आप मास सभी लोग किलोग्राम में ही मेज़र करिएगा, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो अगर एक लड़के ने बताया कि आंसर 20 किलोग्राम आ रहा है, तो अगर आपके टीचर को लगता है कि हाँ वो आंसर सही है तो वो बता देंगे कि हाँ ये आंसर करेक्ट है, तो बाकी सभी लड़के भी 20 लाने के लिए प्रैक्टिकल को आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो इससे टीचर को बहुत सारे आंसर्स नहीं चेक करने पड़ेंगे। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि एसआई ने एक कदम उठाया कि भैया किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सारे यूनिट्स तो क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स ही होते हैं, लेकिन आपको उनमें से किसी एक को ही एज अ मेन मानकर चलना है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मास मेज़र करिए, तो आज के बाद आप हमेशा एसआई के अकॉर्डिंग हमेशा किलोग्राम में उसको मेज़र करने के बारे में सोचिएगा, है ना। तो आपको भी सारे के सारे कन्वर्जन्स किलोग्राम के लिए सीख लेने हैं, या किलोग्राम किस तरीके से आपको चेंज करना है समझिए। तो सबसे पहला टेबल हम लोग मास का देख लेते हैं। जरा मास के कन्वर्जन्स याद रखिएगा कि मास किस किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देखिए, 1 किलोग्राम जो होता है वो आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और इसी का आपको इन्वर्स करना भी आना चाहिए, और कर आप इसी को लिख सकते हैं 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम। देखिए, आपने कहा 1 kg में 1000 ग्राम है, और अगर कोई पूछ ले 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1000 को इधर लेते आओ, तो यहाँ 1 ग्राम बचेगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए चेंज कर 1/10⁻1 to 3 kg, या अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ kg। तो आप याद रखिएगा कि 1 ग्राम जो होता है वो 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, या 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। अगला आप कन्वर्जन याद रखिएगा। देखिए, ये कन्वर्जन्स हैं जिनको आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली पिक कर पाएंगे। ठीक, अगला कन्वर्जन याद रखेंगे,
आपके 1 ग्राम में 1000, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट है। या अब आप सोचिए इसका इन्वर्स क्या करें, तो इन्वर्स देखिए 1 मिलीग्राम के लिए इस 1000 को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं और कर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स। तो 1 मिलीग्राम में इतने ग्राम होते हैं। अगला आप याद रखिएगा 1 kg जो होता है वो आपका 10⁻6 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। और इसी का उल्टा आपको करना रहे तो आप बगल में लिख सकते हैं और 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट टू 10⁻6 किलोग्राम। देखिए इसी को इस तरफ भेज दिए और ऊपर जब जाएगा तो नेचर क्या हो जाता है, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो आप यहाँ तक आ गए। उसके बाद आप याद रखिएगा कि आपका 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg के इक्विवेलेंट होता है और 1 टन जो होता है वो 1000 kg के इक्विवेलेंट होता है। अगला यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 टन जो होता है वो 10 क्विंटल्स के इक्वल होता है। अगला आप याद रख सकते हैं 1 पाउंड 0.454 किलोग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि 1 पाउंड जो होता है वो 0.5454 kg के इक्विवेलेंट होता है। तो लगभग आधा किलो जो होता है वो 1 पाउंड कहलाता है। पाउंड ब्रिटेन में यूज किया जाने वाला एक ज़्यादा कॉमन यूनिट सिस्टम है। मास को मेजर करने के लिए इंग्लैंड या वेल्स जैसे कंट्रीज़ में पाउंड ज़्यादा यूज किया जाता है, हमारे यहाँ केजी ज़्यादा चलता है। ठीक, दूसरी बात 1 टन 1 पाउंड हो गया। 1 स्लग इक्वल भी याद रखिएगा। 1 स्लग जो होता है वो 14.59 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो ये मास के कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मास के अलग अलग यूनिट्स एक दूसरे के कन्वर्जन्स में कितने कितने इक्विवेलेंट होते हैं ये आपको याद कर लेना है। ठीक, 1 kg ग्राम में कितना होगा या कुछ भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मास के बाद लेंथ के कुछ यूनिट्स के कन्वर्जन्स देख लेते हैं। लेंथ के यूनिट्स में आपको अलग अलग टाइप के कन्वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला आपके पास लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ का सबसे पहला याद रखिएगा 1 मीटर। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। 1 मीटर इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर। और इसी का इन्वर्स करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, देखिए 100 इधर जाएगा नीचे, 1/100 या 1/10⁻², और 10⁻² ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, तो 10⁻² मीटर, ये याद रखिएगा। अगला आप याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। 1000 मिलीमीटर आपके 1 मीटर में होते हैं, यानी कि 1 मीटर स्केल के अंदर 1000 इक्वल पार्ट्स जब करेंगे तो एक पार्ट को 1 मिलीमीटर कहा जाएगा। आपके पास अगर 1 मीटर लंबी स्केल है तो उसके 1000 इक्वल पार्ट्स करते चले जाइए, एक पार्ट के डिस्टेंस को या गैप को क्या कहा जाता है, 1 मिलीमीटर कहा जाता है। इसी को चाहें तो आप इन्वर्स कर लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वलेंट होता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, अगले यूनिट सिस्टम पर
कि 1 माइक्रोमीटर इक्वलेंट टू क्या होता है, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसका इन्वर्स भी कर लीजिएगा। 1 मीटर में 10⁻+6 माइक्रोमीटर होते हैं। अगला आप यूनिट सिस्टम याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो नैनोमीटर इक्वलेंट टू होता है 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंट टू 10⁻10 मीटर्स होते हैं। 1 पिकोमीटर, पिको स्टैंड फॉर 10⁻12, तो 10⁻12 मीटर, ये 1 पिकोमीटर की वैल्यू है। फिर उसके बाद आप 1 फर्मी की वैल्यू बता सकते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। एक बात याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉन्ग और फर्मी दोनों एटम्स या एटॉमिक लेवल के आपके यूनिट सिस्टम हैं। ये एटम के रेडियस को मेज़र करता है और आपका फर्मी जो है वो न्यूक्लियस के रेडियस को मेज़र करता है। अगले यूनिट सिस्टम पर अगर हम आ जाएं तो फर्मी के बाद हम 1 लाइट ईयर देख सकते हैं। 1 लाइट ईयर जो होता है वो लाइट 1 साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे कहा जाता है। और लाइट 1 साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। अगला आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि अर्थ और सन का एवरेज मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो होता है 1.5 इंटू 10⁻+11 मीटर्स। ये आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये याद रखिएगा। 1 पार्शेक की वैल्यू भी याद कर लीजिए आप। 1 पार्शेक जो होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻+16 मीटर। 1 पार्सेक कैसा डिस्टेंस होता है, तो आगे हम लोग पैरालैक्स मेथड में इसको समझेंगे। पैरालैक्स मेथड बहुत बड़े डिस्टेंसेस और बहुत छोटे डिस्टेंसेस को मेज़र करने वाला एक मेथड होता है, तो वहाँ पर आपको पार्सेक का मीनिंग भी समझा देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी वहीं समझ लिया जाएगा और लाइट ईयर भी वहीं समझ लिया जाएगा। इन तीनों यूनिट सिस्टम को सिर्फ प्रैक्टिकल्स में यूज किया जाता है। आपके न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत कम ही यूज होगा। जो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे वो बहुत कम ही यूज हो पाएंगे। इनफैक्ट ये लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स कहलाते हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक। अच्छा, एक और थोड़ा आप यूनिट याद रखिएगा, 1 यार्ड। 1 यार्ड जो होता है वो 0.914 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि 1 यार्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के ही आसपास होता है, बस थोड़ा 1 मीटर से हल्का सा कम होता है, उसे 1 यार्ड कहा जाता है। और 1 यार्ड के बाद आप याद रखिएगा कि 1 इंच जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। 2.5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा, 1 इंच मिलेगा। और आपको याद रखना है कि 1 फीट जो होता है वो 12 इंचेस के इक्विवेलेंट होता है। 12 इंच को हम लोग 1 फीट कहते हैं। तो अगर सेंटीमीटर में 1 फीट की वैल्यू चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 फीट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 1 फीट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। ये आपके लेंथ के अलग अलग यूनिट्स का आपस में रिलेशन है, इन सबको याद रखिएगा। आगे चलकर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये सारे कन्वर्जेंस बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक, तो अगर आप इनको याद
करेंगे तभी आप आगे चलकर कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। लेंथ के लिए आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कहीं लिख लीजिएगा ताकि आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेंथ के बाद हम तीसरा टाइम के लिए देखते हैं कि टाइम के कन्वर्जन यूनिट्स क्या होते हैं। थर्ड जो हमें कन्वर्जन चार्ट देखना है वो किसका देखना है, टाइम का देखना है। टाइम को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं या किस तरीके से टाइम को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज किया जाता है, तो ज़रा देख लेते हैं। देखिए, अच्छा एक बात हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मास में एसआई ने सबसे मेन यूनिट किसे माना है, किलोग्राम को माना है। वैसे लेंथ में एसआई ने सबसे मेन यूनिट किसको मान कर रखा है, मीटर को। और टाइम में सबसे मेन यूनिट किसको मान कर रखा है, सेकंड को। तो हमारा मेन फोकस यहाँ सेकंड में जाना होगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रा समझिएगा। सबसे पहले आपके 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। इनका इन्वर्स भी आपको करना आना चाहिए। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इनका इन्वर्स और कर 1 मिनट कितने हार्स के इक्विवेलेंट होगा, तो वो होगा 1/60 हार्स के। जब भी आपको 1 मिनट के पोजीशन पर हावर की वैल्यू रखनी हो तो 1 मिनट में 1/60 हार्स होते हैं, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने मिनट्स होंगे, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स, ये वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप इतना देख चुके हैं, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, तो देखिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे आप यहाँ लिख ही चुके हैं, 1 आवर में 60 क्या होते हैं, मिनट्स, और 60 को आप रहने दें, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो होते हैं 60 सेकंड। जहाँ पर ये मिनट रखा है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3600। तो 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स आपको मिलेंगे कितने में, 1 आवर में। तो 1 आवर इक्विवेलेंट टू होता है 3600 सेकेंड्स। और इसी का इन्वर्स आप बता सकते हैं कि 1 सेकंड जो होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, 1/3600 हार्स के। इतने हार्स होते हैं 1 सेकंड में। और एक यूनिट और याद रखिएगा आप टाइम की, 1 शेक। तो 1 शेक की वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो ये आपको टाइम का कन्वर्जन चार्ट याद रखना है। टाइम्स के इतने सारे यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं और इतने अलग अलग फॉर्म आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। टाइम के बाद जो चौथा फंडामेंटल यूनिट है आपका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर के अलग अलग फॉर्म्स को हम कैसे चेंज करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चौथे फंडामेंटल यूनिट पर, जो कि आपका है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर में एसआई ने सबसे बेसिक यूनिट किसे माना है, डिग्री केल्विन को माना है। तो आप एक कन्वर्जन चार्ट याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। अगर आप इस बॉक्स को याद रखेंगे तो आप हमेशा इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में चेंज करना हो तो इन दोनों कपल्स को यूज कर लीजिएगा। मतलब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना हो तो इसका पहला फॉर्म यूज हो जाएगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर आप
डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो आप यूज कर लेंगे C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या C इक्वल K माइनस 273, या माइनस को इधर भेज दें, देखो बचेगा C इज इक्वल टू K माइनस 273। माइनस की बजाय आप इसको इधर कर दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा प्लस फॉर्म में। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 273, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस में था ही 273 प्लस C, यानी कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सिर्फ कितने का डिफरेंस होता है, 273 का। यानी कि आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्विवेलेंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री केल्विन के इक्विवेलेंट होता है। वैसे 273.15 होता है, लेकिन आप उतना एरर यहाँ सह सकते हैं। और तीसरा कन्वर्जन, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में कन्वर्जन देखना है तो F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। आप इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आप डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देख सकते हैं, डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन देख सकते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन का कन्वर्जन देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 है, मतलब C की वैल्यू आपको दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, और आपसे कह दे कोई कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू चेंज बता दीजिए, तो आप C इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि C दिया है और आपको F निकालना है। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको जाना है, तो इस वाले फार्मूले का यूज करिए। क्या यूज करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। आप C की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। आप 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करें और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करें, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 9 7 जा 63, 6 आपके पास है, और 9 3 जा 27, 7 और 6 आपका 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, 333 आपका आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 5/5F माइनस 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 60। तो आप 333 इक्वल 5F माइनस 160 पा चुके हैं। न्यूमरल डिजिट्स को एक तरफ कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 333 प्लस 160, क्योंकि वहाँ माइनस में तो यहाँ क्या होगा प्लस में, इज इक्वल टू 5F। आप इसको ऐड कर दें, ये आपका 3 होगा, उसके बाद 6 3 9 होगा और 3 1 4 होगा, 493 इज इक्वल टू 5F। तो यहाँ से F इक्वल क्या आ जाएगा आपका 493/5। अब अगर आप इसके आंसर को कन्वर्ट करें तो पहले ये 49 है, यानी कि 9 टाइम्स जाएगा, आपका 4 बचा 3 है, मतलब कि 8 टाइम्स जाएगा, 0.3 बचा है 30, तो 6 5 जा 30, यानी कि 6 टाइम जाएगा। तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका बॉडी टेम्परेचर कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में आप उसको क्या कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि आपका डिग्री सेल्सियस जो 37 दिया गया है ये डिग्री केल्विन में कितना होगा। डिग्री केल्विन में आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप 37 जैसे यहाँ पुट करेंगे आपको 310 यानी कि 310 डिग्री केल्विन का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं, बाकी कन्वर्जन्स उतने ज़्यादा है नहीं। जैसे आप अमाउंट ऑफ मैटर का देख लें या करंट का देख लें तो मिली मोल से 10⁻³ वगैरह का है, वो भी आपको हम बता देंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आप पूरी तरीके से इस टेबल को क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको यूनिट जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने जो बताए हैं उसको आप रिवाइज करिएगा। 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, उनके सारे यूनिट्स को याद करिएगा और इस कन्वर्जन टेबल को याद करिएगा, ताकि आगे चलकर आप न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करें
तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में आपको जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो इतना आप देखिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के और आगे का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे।